जब मैंने ये प्लांटेड टैंक को सेटअप किया था, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना जल्दी स्टेबल हो जाएगा और मेरे प्लांट्स इतने अच्छे से ग्रो करेंगे या श्रिम्प इतना अच्छे से ब्रीड करेंगे। लेकिन ये सब इसलिए नहीं कि मैंने इसमें कोई महंगी चीज इसमें यूज किया है, जबकि असल रीजन तो कुछ और है। और इसीलिए आज हम इस टैंक को स्टेप बाय स्टेप सेटअप करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रिएंट का सही सिलेक्शन, प्रॉपर एक्वास्केपिंग, हार्डस्केप सिलेक्शन और प्लांट्स को लगाने का सही तरीका, ताकि आपका टैंक स्टार्ट से ही स्टेबल रहे। और अगर आप बजट के बारे में सोच रहे हो ना, तो मैं आपको अफोर्डेबल अल्टरनेटिव्स भी बता दूंगा जो आपके बजट में आ जाएगा। तो टैंक सेटअप करने से पहले ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको चाहिए होगा, क्योंकि अगर देखो फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग रहा ना तो टैंक स्टेबल रहेगा। तो पहला है एक्वा सॉइल। हालांकि एक्वा सॉइल थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन उसके अल्टरनेटिव में आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट को यूज कर सकते हो, जो आपके प्लांट्स ग्रोथ के लिए इनफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा और एक्वा सॉइल से बेस्ट है अगर आप बजट कैटेगरी में अगर आप ढूंढते हो तो। साथ ही आप गार्डन सॉइल भी यूज कर सकते हो। वैसे तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली आप एक्वा सॉइल को प्रेफर करना, वरना आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट आपके लिए तो बेस्ट रहेगा। दूसरा है ये सैंड। ये जो सैंड है ये मैंने लोकल एक्वेरियम शॉप से परचेज किया है। ये भी थोड़ा सा महंगा हो जाता है यार, अगर आप 10 से 12 किलो लेते हो तो काफी बजट बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप सैंड खरीदना नहीं चाहते तो बेस्ट है आप रिवर सैंड को कंसिडर कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट टिप बताता हूँ मैं आपको, रिवर या फिर कंस्ट्रक्शन सैंड यूज कर रहे हो ना तो लोकल एक्वेरियम शॉप से ना एक व्हाइट सैंड जो आता है ना उसको ले आना और दोनों को ना आधा आधा करके मिक्स कर देना। इससे आपका जो सैंड है ना उसका लुक है ना पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है और कोई बता भी नहीं सकता कि ये कंस्ट्रक्शन सैंड है, काफी अच्छा दिखता है। और अब आता है स्टोन्स। और ये जो आप स्टोन्स देख रहे हो ना, शायद आपको ये रेलवे स्टेशन वाला पत्थर जैसा लगता होगा, लेकिन ये मैं कर रहा हूँ यार। और लेकिन इसके बदले आप रिवर स्टोन को कंसिडर कर सकते हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ड्रिफ्टवुड। और ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि इसके बिना ना आपका टैंक इनकम्प्लीट है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखे रहोगे ज्यादातर टैंक अच्छे लगते हैं जिसमें ना ड्रिफ्टवुड होता है, क्योंकि आपके टैंक को एक रियल और नेचुरल सा फील देता है। सही ड्रिफ्टवुड पीस ना आपके टैंक का पूरा लुक चेंज कर सकता है। और इसलिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना ड्रिफ्टवुड सिलेक्शन में, जब भी आप ड्रिफ्टवुड खरीदने जाओ तो हमेशा कर्व ड्रिफ्टवुड को चूज करना, जिसमें ज्यादा स्ट्रक्चर हो या फिर ज्यादा कर्व हो, क्योंकि उसमें आप क्रिएटिव डिजाइन बना सकते हो और मैक्सिमम लेआउट्स बना सकते हो उसमें। जबकि स्ट्रेट ड्रिफ्टवुड में ना उतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा आप एक बना सकते हो या फिर दो सेटअप बन सकता है, ज्यादा ऑप्शंस नहीं होगा आपके पास। और जब आप पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो ऐसा पीस में इन्वेस्ट करो ना जिसमें मैक्सिमम लेआउट्स बना सके हो। और मैं यहाँ टैंक का बैकग्राउंड के लिए ब्लैक चार्ट पेपर का यूज कर रहा हूँ। ब्लैक बैकग्राउंड होने की वजह से ना टैंक का मेंटेनेंस कम करना पड़ता है। थोड़ा बहुत गंदगी या फिर एल्गी भी अगर लग जा रहा है ना तो इजिली हाइड हो जाता है और पता नहीं चलता। तो चलो अब प्रॉपर सेटअप को स्टार्ट करते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम यहाँ ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए इनफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लंबे समय तक न्यूट्रिएंट रिलीज करते रहता है। तो मैं यहाँ पर 3 बॉल ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज कर रहा हूँ। और प्रॉपर सेटअप में ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट 1.5 से 2 साल तक तो आराम से ही काम कर जाता है। और जब भी आप इसको यूज करो ना, अगर थोड़ा मोड़ा लम्स रहता है तो इसको पूरा अच्छे से क्रश कर लेना, पूरा अच्छे से पाउडर बना लेना, ताकि थोड़ा सा एक लेवल पे रहे। और इसको पूरे टैंक में ना इवनली स्प्रेड करना। और यहाँ एक चीज का खास ध्यान रखना, ऑर्गेनिक कंपोस्ट ना ग्लास के कॉर्नर को बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहीं से ही ना कंपोस्ट लीक होने का चांस रहता है। और अगर जो न्यूट्रिएंट है जो वाटर कॉलम में आ गया तो एल्गी कंट्रोल से बाहर चले जाता है, फिर टैंक को स्टेबल करने में काफी टाइम और मेहनत जाया होता है। इसलिए बेटर है कि कॉर्नर को हमेशा क्लीन रखना, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। और कंपोस्ट को ना आपको अच्छे से लेवल कर लेना है, ताकि पूरा बेस जो है वो हमारा एक ही लेवल पे रहे। उसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट चीज करना है, किसी भी टिश्यू या फिर किसी कपड़े से ना टैंक के ग्लास को ना एक बार अच्छे से क्लीन कर लेना है। इससे जो भी डर्ट या फिर गंदगी होता है ना, जब हम इसको ऑर्गेनिक कंपोस्ट को डाल रहे थे तब या फिर गंदगी लग गया होगा तो वो निकल जाएगा। और अगर आप इस स्टेप को स्किप करते हो तो क्या प्रॉब्लम होता है वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम सैंड का यूज करेंगे और पूरे टैंक के कॉर्नर में प्रॉपरली लेयर करेंगे। और इसका पर्पस ये है कि जो हमने ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज किया है ना वो एक ही जगह पर लॉक रहे और इधर उधर मूव ना हो, क्योंकि यहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और कुछ लोग इसी चीज को अच्छे से नहीं करते हैं और जब उनके टैंक में एल्गी आता है तो फिर उन्हें लगता है कि ये प्रोसेस ही ठीक नहीं है। और जब आपका कॉर्नर लेयरिंग कंप्लीट हो जाए, जो कंपोस्ट है उसके ऊपर सैंड को ना स्प्रिंकल करना है। ज्यादा यूज नहीं करना है, बस इतना कि कंपोस्ट कवर हो जाए। पूरा कवर नहीं करना है, बस 80% आपको रखना है कवर। और आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसे कवर रखा हूँ। बिल्कुल आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है। साइड से पूरा लॉक रहेगा और बॉटम में 80% कवर रहेगा। उसके बाद हम यहाँ एक्वा सॉइल का यूज करेंगे और पूरे सेटअप को हम कवर करेंगे। और अगर आपके पास अच्छे ब्रांड का कोई एक्वा सॉइल है तो आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट वाले स्टेप को टोटली स्किप कर सकते हो। लेकिन जो मैं यहाँ एक्वा सॉइल का यूज कर रहा हूँ ये मेरा पुराना एक्वा सॉइल है, यूज्ड एक्वा सॉइल है। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ऑर्गेनिक कंपोस्ट को ऐड किया है ताकि न्यूट्रिएंट वैल्यू बैलेंस रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 3-4 महीने में इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू खत्म हो जाए हमारे सॉइल का। इसीलिए मैं थोड़ा बैलेंस रखने के लिए मैं नीचे में ऑर्गेनिक कंपोस्ट को ऐड किया है, ताकि प्लांट को इनफ न्यूट्रिएंट मिलता रहे। और अगर आपके पास एक्वा सॉइल नहीं है तो आप सैंड से भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट को कवर कर सकते हो। और वो कैसे करना है मैं आगे डिटेल में आपको सेटअप करके दिखाऊंगा।
और बेस को मैंने अच्छे से यहाँ पर प्रॉपरली लेवल कर लिया है। फ्रंट साइड में हम थोड़ा सा हाइट को कम रखेंगे और बैक में थोड़ा सा ज्यादा, ताकि एक नेचुरल स्लोप बने और आपका टैंक दिखने में अच्छा लगे। और अगर आप टैंक को ध्यान से देखोगे तो कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा है कि हमने नीचे में ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज किया है। और हमने जिस तरीके से ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज किया है ना, पानी भरने के बाद भी ये ऊपर नहीं आएगा। और इस प्रोसेस में मैंने अपना श्रिम्प टैंक को सेटअप किया है। बस डिफरेंस ये है ना कि वहाँ जो सबस्ट्रेट लेयर है ना, वो पता चल रहा है, वो विजिबल है। और हमारे इस सेटअप में इसी चीजों को करेक्ट किया है ताकि जो लुक है वो क्लीन रहे और न्यूट्रिएंट भी प्रॉपरली काम आए। हम यहाँ पर 3 स्टोन का यूज करने वाले हैं। जनरली स्टोन सिलेक्शन जो होता है ना, वो ऑड नंबर में किया जाता है। नेचुरल चीजें कभी भी परफेक्ट नहीं होता, ये आप जानते ही हो। तो इसीलिए ना ऑड नंबर पे अगर आप कुछ चीजें करते हो तो ज्यादा अच्छा दिखता है। और जब भी आप स्टोन सेलेक्ट करो अपने टैंक के लिए, तो सेम शेप या फिर सेम साइज का मत लेना। हर स्टोन का एंगल और डिफरेंट साइज होना चाहिए। जैसे यहाँ मैं 3 अलग अलग साइज के स्टोन्स लिया हूँ। और जब आप अपने टैंक का पहला स्टोन या फिर पहला ड्रिफ्टवुड को प्लेस करोगे ना, तो उसको ऑफ सेंटर में रखना है। सेंटर में कभी प्लेस नहीं करना कुछ भी चीजें। और ऑफ सेंटर कैसा पता करोगे? देखो, मैं जैसे यहाँ पर फिंगर को रखा हूँ ना, वैसे आपको फिंगर को रखना है अपने टैंक में। और अपने माइंड पे सोचना है कि यहाँ पर एक लाइन है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना। और अगर आप ये एरिया में कोई भी ड्रिफ्टवुड या फिर कोई भी स्टोन्स रखोगे ना, तो ज्यादा नेचुरली अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर आप सेंटर में रख दोगे ना, तो लेआउट जो है ना आपका फ्लैट लगेगा। और जो भी आप ड्रिफ्टवुड अपने टैंक में यूज करोगे ना, जब आप उसको प्लेस करोगे तो उसको एक बार अलग अलग एंगल से एक बार चेक करना है कि कौन सा एंगल से ना मेरे टैंक में अच्छा लगेगा, या फिर कौन सा एंगल से रखूंगा तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। उसको हर एक एंगल से एक बार चेक करना, और तभी तो आप एक अच्छा सा लेआउट बना पाओगे ना। और जैसे कि देखो, हमारे इस वाले टैंक में ना ये एंगल सबसे बेस्ट लग रहा है, तो हम इसको फिक्स करेंगे। और अब मैं यहाँ सेकंड स्टोन को प्लेस कर रहा हूँ। और स्टोन को कभी भी ना स्ट्रेट लाइन में नहीं रखना। जो भी आप स्टोन का यूज करोगे, कभी भी स्ट्रेट लाइन में मत रखना। कभी कोई आगे रख लेना या फिर कोई पीछे रख लेना। स्ट्रेट लाइन में रख दोगे तो काफी फ्लैट सा लगता है। और अब मैं यहाँ पर थर्ड स्टोन को मैं प्लेस करने वाला हूँ सामने फोरग्राउंड में। और ये जो स्टोन है ना, ये थोड़ा ना बड़ा है, तो अगर फोरग्राउंड में अगर हम लार्जर स्टोन को यूज करेंगे तो जनरली अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने इन स्टोन्स को ना थोड़ा सा ना सॉइल से कवर किया है, ताकि जो हाइट एंड प्रोपोर्शन हो वो प्रॉपरली मैच हो जाए और हमारा जो लेआउट है ना वो बैलेंस दिखे। तो हमारे इस टैंक में एक बड़ा स्टोन है, एक मीडियम साइज स्टोन है और एक छोटा स्टोन का यूज किया गया है। भले तीनों सेम साइज का ही क्यों ना हो, लेकिन आपको इस तरह रखना है कि तीनों जो स्टोन है ना वो सेम साइज का ना लगे। और इतना होने के बाद भी अगर आप देखोगे तो हमारे टैंक में थोड़ा सा एम्प्टी या फिर इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ इस जगह पर एक ड्रिफ्टवुड को ऐड कर देंगे तो ये लेआउट पूरा परफेक्टली बैलेंस हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखो तो ये एरिया ना थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है, जबकि बाकी जगह थोड़ा सा एक नेचुरल कर्व है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक ड्रिफ्टवुड का छोटा पीस को यहाँ पर अटैच किया है, ताकि एक ओवरऑल लुक डायनेमिक ना मैच कर जाए। और अब हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी है। और अभी आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि बैकग्राउंड भी नहीं है और अच्छा लाइटिंग भी थोड़ा सा यहाँ से नहीं गिर रहा है, तो बाद में आपको अच्छा लगेगा। और हमारे फ्रंट साइज का जो सॉइल है ना, अप्रोक्सीमेटली 2 उंगली तक का सॉइल है और बैक साइड में ना 4 उंगली तक का सॉइल है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर धागा क्यों टाई किया, तो मैं आपको बता दूं। और इससे मुझे ना इजीली पता चल जाता है कि सॉइल का लेवल कितना है, कहाँ तक सॉइल एडजस्ट करना है, या फिर कितना सॉइल मुझे ऐड करना है, या फिर मुझे सबस्ट्रेट को कहीं रेज तो नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना तो नहीं है, या फिर ज्यादा सॉइल ऐड कर लिया तो कितना कम करना है। और यही सारी चीजें मुझे इजिली थोड़ा सा पता चल जाता है। और मुझे इस जगह पे ना मुझको फिल्टर भी लगाना है, तो सॉइल अगर ज्यादा होगा तो सही नहीं है, इसलिए मैं इस धागे को ना यूज करता हूँ और मेरा काफी टाइम सेव हो जाता है। प्लस इजीली मैं किसी भी जगह का ना सॉइल को लेवल कर सकता हूँ। और जब आपका हार्डस्केप कंप्लीट हो जाए ना, तो इसको प्रॉपरली चिपकाना जरूरी है। और अगर आप ऐसे ही पानी फिल कर दोगे तो पूरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा और ड्रिफ्टवुड हिल जाएगा या फिर पूरा खराब हो सकता है। और तो उसके लिए आपको 3 चीजें चाहिए होगा। पहला है फेविक्विक, थोड़ा सा कॉटन और एक्वा सॉइल का पाउडर। और जहाँ जहाँ ड्रिफ्टवुड और स्टोन्स टच हुआ है ना, वहाँ आपको पहले कॉटन को डालना है, देन फेविक्विक डाल के दोनों को अच्छे से चिपका लेना है और उसके ऊपर आपको सॉइल का पाउडर को स्प्रिंकल कर लेना है। और इससे जो व्हाइट कॉटन होगा ना वो विजिबल नहीं होगा। और फेविक्विक ना कुछ नुकसान नहीं करता, मैं आपको बता दूं, कोई उसका डिसएडवांटेज नहीं है कि मतलब यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते आप सोच रहे हो, तो कुछ उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं करता है। साथ ही मैं यहाँ पर एक ड्रिफ्टवुड का छोटा पीस को भी अटैच किया है जस्ट डिटेलिंग के लिए। और हमारा स्केप जो है ना वो फाइनली रेडी है। अगर आप साइड से देखोगे तो प्लांटिंग के लिए यहाँ पर प्रॉपर स्पेस छोड़ा गया है। और हार्डस्केप को ना मैं एग्जैक्टली मिड पे प्लेस किया हूँ, एकदम बीचों बीच है। वरना होता क्या है, अगर आप मेंटेनेंस सेशन के वक्त ना हाथ लगने की वजह से कभी कभार हार्डस्केप खराब होने का चांस रहता है। तो पहले मैं बैकग्राउंड को मैं चिपका लेता हूँ, क्योंकि मैं पहले इसको अच्छे से चिपकाया नहीं था। और आप चार्ट पेपर के अलावा आप विनाइल को भी यूज कर सकते हो। विनाइल काफी अच्छा रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, लेकिन चार्ट पेपर बेस्ट है यार अपने लिए।
और हमारा बैकग्राउंड भी बिल्कुल रेडी है। तो अब आपको ना स्प्रेयर की मदद से ना पूरा सॉइल को आपको ना गीला करना है। इससे जब आप पानी फिल करोगे तो ये वाटर क्लाउडी नहीं होगा, दूसरा सॉइल मूव नहीं होगा। इसीलिए सॉइल को अच्छे से आपको गीला कर लेना है पानी फिल करने से पहले। और जब आपका सॉइल पूरा गीला हो जाए तो आपका टैंक बिल्कुल रेडी है वाटर फिल करने के लिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारे टैंक जो है ना ब्लैक बैकग्राउंड के साथ वाकई काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, काफी सुंदर भी दिख रहा है यार। तो मैं यहाँ पानी फिल करने के लिए फिल्टर पैड का यूज कर रहा हूँ और इससे क्या होता है ना स्लोली पानी गिरता है, सॉइल भी डिस्टर्ब नहीं होता और पानी जब आप भरोगे ना आराम से फिल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होता। और पानी फिल करने के बाद मैं यहाँ फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर पैड्स को यहाँ लगा रहा हूँ। और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप एक फिल्ट्रेशन के लिए एक अच्छा सा कैनिस्टर फिल्टर ले सकते हो, वरना आप ऐसे वाले स्पॉन्ज फिल्टर को कंसिडर कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है और इसमें फिल्ट्रेशन के साथ साथ एक अच्छा फ्लो भी मिलता है। और जो हमने अभी पानी फिल किया है ना हमारे टैंक में, वो हमने टैप वाटर का यूज किया हुआ है और टैप वाटर में क्लोरीन होता है, इसलिए आपको वाटर कंडीशनर का यूज करना होगा। क्योंकि अगर आप वाटर कंडीशनर यूज नहीं करोगे तो जो क्लोरीन होता है ना वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता। और अगर आपको टैंक को स्टेबल रखना है तो गुड बैक्टीरिया आपके टैंक में होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया ही होगा जो आपके टैंक को बैलेंस रखने में मदद करेगा। और अब हमारे टैंक का लिड को कवर कर देंगे और फिल्टर को ऑन करके टैंक का लाइट्स को ऑफ कर देंगे और टैंक को चलने देंगे। और इस मेथड को हम बोलते हैं डार्क स्टार्ट मेथड। और इस मेथड में फायदा क्या होता है ना, जब भी एक नया सॉइल वाटर के कांटेक्ट में आता है ना तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट रिलीज करता है। और अगर लाइट ऑन होगा तो एल्गी उन न्यूट्रिएंट को यूज करके तुरंत ग्रो कर जाएगा। लेकिन इस मेथड में लाइट ऑफ होता है तो एल्गी को मौका ही नहीं मिलता ग्रो करने के लिए और फिल्टर भी चलते रहता है तो गुड बैक्टीरिया भी डेवलप होते रहता है। और नेचुरली ये प्रोसेस 3 से 4 हफ्ता लगता है। लेकिन क्योंकि हमने इस सेटअप में यूज्ड एक्वा सॉइल यूज किया है तो मैं इस टैंक को सिर्फ 2 हफ्तों के लिए ऐसे स्टार्ट करूंगा ताकि न्यूट्रिएंट जो है थोड़ा सा प्रॉपर्ली सेटल हो जाए। और अब हमारे टैंक को लगभग 12 से 15 दिन हो चुका है और जो मैंने प्लांट्स भी ऑर्डर किया हुआ था तो वो भी मुझे फाइनली रिसीव हो गया है। और इन 15 दिनों में मैंने 2 बार लगभग 90% वाटर चेंज किया है ताकि सॉइल से जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट और वेस्ट रिलीज हुआ हो वो बाहर निकल जाए और हमारा टैंक स्टेबल रहे। तो प्लांटिंग स्टार्ट करने से पहले जो भी प्लांट आप अपने टैंक में यूज करने वाले हो ना उसके नीचे के ना पत्ते को ना आपको ट्रिम कर देना है, क्योंकि जो भी पत्ते सॉइल के अंदर चले जाते हैं वो आखिर में सड़ ही जाते हैं। तो बेटर है कि पहले से आप उसको उन पत्ते को ट्रिम करके हटा दो ताकि आपको बाद में उतना मेंटेनेंस करना ना पड़े। तो चलो अब हम प्लांटिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ एनुबियस और फर्न्स को ड्रिफ्टवुड के बीच में मैं प्लेस कर रहा हूँ। और आपके पास जो भी एपिफाइट प्लांट होगा इन सबको हार्डस्केप पे पहले अटैच कर देना ताकि बाद में डिस्टर्ब ना हो। और सबस्ट्रेट में प्लांटिंग करने से पहले आपको टैंक में थोड़ा सा पानी को फिल कर लेना है। इससे क्या होगा ना प्लांटिंग ईजी हो जाता है और प्लांट जो है इजिली सेटल हो पाता है। और जब भी आप प्लांटिंग स्टार्ट करो तो ड्रिफ्टवुड के अराउंड प्लांटिंग को स्टार्ट करना, यानी मिड ग्राउंड से। और इससे फायदा ये होगा कि टैंक जो है ना ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाता है 2 हिस्सों में। और अभी मैं जो प्लांट यूज कर रहा हूँ ये है क्रिप्ट 180 ग्रीन। क्रिप्ट जब आप लोगे ना तो ब्राउन वाला क्रिप्ट लेना, वो ज्यादा अच्छा रहता है। मेन बात क्या है ना, मेरे को ब्राउन वाला मिला नहीं, आउट ऑफ स्टॉक था, तो इसकी वजह से मैं ग्रीन वाला को लिया हूँ। लेकिन अगर आपको ब्राउन मिलता है तो ब्राउन को प्रीफर करना, वो ज्यादा अच्छा रहता है और दिखता भी अच्छा है। और अब मैं यहाँ हाइग्रोफिला पॉलिस्पर्मा का यूज कर रहा हूँ जो ठीक क्रिप्ट के पीछे रहेगा। और थोड़े कुछ को मैं राइट साइड भी प्लांट कर रहा हूँ ताकि चीजें बैलेंस लगे। और अब मैं यहाँ राइट हैंड साइड मैं सेगेटिरिया सुब्लाता को मैं प्लांट कर रहा हूँ। ये प्लांट बैकग्राउंड को इजीली फिल करेगा और एक जंगल जैसा लुक क्रिएट करेगा। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये है कि यार स्टार्टिंग में पूरा मेल्ट करेगा। और अब मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हाइग्रोफिला डिफॉर्मिस प्लस वेलेस्नेरिया प्लांट को दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ प्लांट कर रहा हूँ। ये दोनों जो प्लांट है ना बैकग्राउंड को फिल करने के लिए काफी है और ये प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। बस एक बात याद रखना, स्टेब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, पर बाद में वंस इसका रूट सिस्टम डेवलप हो गया देन ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रो करता है। अब बारी है फोरग्राउंड और मिड ग्राउंड की। मैं यहाँ पर स्टाइरोगन रेपेन प्लांट का मैं यूज कर रहा हूँ फोरग्राउंड के साथ साथ कुछ एरिया मिड ग्राउंड का भी। और इस प्लांट को हम छोटे छोटे क्लम्स में हम प्लांट करेंगे। और मैंने यहाँ पर एस रेपेन को पूरा फोरग्राउंड में से कवर कर दिया है। आप डॉफ सेगेटिरिया भी यूज कर सकते हो, वो भी कारपेट के लिए काफी अच्छा प्लांट है। और अब मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा ना लिलियोप्सिस प्लांट को मैं प्लांट कर रहा हूँ। और जो बीच बीच के एरिया है वहाँ मैं हाइड्रोकोटाइल को स्प्रेड करके मैं प्लांट कर रहा हूँ। ये प्लांट्स गैप को नाइसली फिल करेगा और एक अच्छा टेक्सचर आएगा। लेकिन ये प्लांट ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप इसको यूज कर सकते हो, वरना इस प्लांट को ऐसे ही स्किप कर सकते हो। और अब हमारा प्लांटिंग को लगभग 1 हफ्ता से ज्यादा हो चुका है और हमारे जो प्लांट हैं वो भी मेल्ट होना भी शुरू हो गया है। अगर कोई भी न्यू प्लांट ऊपर से मेल्ट कर रहा हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो प्लांट खराब हो रहा है। एक्चुअली वो अंदर ही अंदर ना रूट सिस्टम डेवलप कर रहा होता है, तो इसको आपको निकालना नहीं है प्लांट को। जस्ट अगर मेल्ट हो रहा है तो उसको मेल्ट होने देना, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है और ऐसे ही चलता है। और हमारा ये हाइड्रोकोटाइल त्रिपार्टिटा अभी एडजस्ट हो रहा है, ग्रो होना तो उतना अच्छे से स्टार्ट नहीं हुआ है। और सबसे पॉजिटिव साइन है हमारा एस रेपेंस का, इसका भी ग्रोथ थोड़ा स्टार्ट हो चुका है, रूट्स निकलना भी स्टार्ट हो गया है।
और अब हमारे टैंक में बायोफिल्म भी आना स्टार्ट हो गया है। वैसे तो ये नॉर्मल है, श्रिम्प का नेचुरल फूड होता है, लेकिन इसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, ये इतना ज्यादा ग्रो हो जाता है कि पूरा आपके स्केप को कवर कर लेता है। और अब हमारे टैंक को 2 हफ्ता से ज्यादा हो चुका है और सभी प्लांट्स बहुत ही अच्छे और हेल्दी कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं। एस वेपन्स में नया लीफ आना शुरू हो गया है, तो देख सकते हो प्लांट्स धीरे धीरे थोड़ा सा बुशी ग्रो करना भी स्टार्ट कर दिए हैं। और ये जो आपको ब्राउन एल्गी टाइप का लग रहा है ना, ये नया टैंक में होता है। इसको क्लीन मत करना, अगर आप क्लीन करोगे तो प्लांट्स का रूट्स डिस्टर्ब हो सकता है और फिर प्लांट को सेटल होने में टाइम लग जाएगा। इसलिए इसको ऐसे ही रहने देना, जैसे जैसे आपका टैंक मैच्योर होगा वैसे वैसे ये खत्म हो जाएगा। और हमारा हाइग्रोफिला पॉलीस्पर्मा का ग्रोथ भी काफी अच्छा हो रहा है, बड़े बड़े लीव्स आना भी स्टार्ट हो गया है, किसी किसी लीव्स में तो रेड टिंट आना भी शुरू हो गया है। और हमारा हाइड्रोकोटाइल में भी काफी अच्छे कंडीशन में है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, नया नया लीफ आना भी स्टार्ट हो गया है, मगर थोड़ा सा स्लो ग्रो कर रहा है। अगर CO2 होता तो अच्छा फास्ट ग्रो करता। और हमारा हाइग्रोफिला डिफॉर्मेस भी धीरे धीरे बैकग्राउंड को फिल करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी से ना टैंक हमारा थोड़ा बैकग्राउंड के एरिया में थोड़ा सा भरा भरा लग रहा है। और जो हमने बेलेस्नेरिया लगाया था ना, ये बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। और देखोगे तो यहाँ पर ये रनर्स निकाल के ये इतना बड़ा भी हो गया है। और हमारा क्रिप्ट है जो शुरुआती टाइम में जो मेल्ट हो रहा था, नया नया लीफ निकलना चालू हो गया है। और जो सेगिटेरिया सुब्लाता जो था वो देख सकते हो पूरा ही मेल्ट कर गया है और नया लीफ निकलना चालू हो गया है उसका भी। और अगर आप किसी भी प्लांट को मेल्ट हो गया सोच के अगर आप निकाल दोगे ना तो पूरा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए जैसा है ना वैसे ही रहने देना। मेल्ट होना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और जो लिलियोप्सिस लगाया था हमने यहाँ पर, ये थोड़ा सा स्लो ग्रो कर रहा है, उतने दिनों से बस बेचारा एक लीफ निकाल पाया है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा ब्राइट लाइट होता तो ये अच्छे से ग्रो कर पाता। लाइट से याद आया, हमारे ये जो टैंक है इसमें इनबिल्ट 10 वाट का लाइट सिस्टम लगा हुआ है। और ये जो लाइट है ये ब्लूपैड का WRGB लाइट है जो कि 16 वाट का है। और टैंक के स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा लाइट को स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग ड्यूरेशन तक ऑन रखना, सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए। इससे प्लांट को एक इनिशियल स्टेबिलिटी मिलता है और थोड़ा सा बेटर प्लांट्स ग्रो करते हैं। उसके बाद आपको लाइट को 6 घंटा से 5 घंटा तक ऑन रखना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सुबह 8 बजे लाइट को ऑन करते हो तो 2 बजे आपको ऑफ कर देना है। और अगर आपका 6 घंटे में भी टैंक में एलगी आ रहा हो, टैंक का लाइट्स को कट ऑफ करके 5 घंटे तक शिफ्ट कर देना। और अब हम एक सेकंड टैंक सेटअप करने वाले हैं जिसमें हम सिर्फ ऑर्गेनिक कंपोस्ट और सैंड का यूज करेंगे। और ये सेटअप जो है ना बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो पहले हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट को यूज करेंगे और इसको अच्छे से हम स्प्रेड करेंगे। बस डिफरेंस ये रहेगा कि पिछले वाले टैंक में हमने सॉइल का क्वांटिटी को कम यूज किया था और इस वाले सेटअप में लगभग सॉइल का क्वांटिटी 1 इंच तक रहेगा। और सॉइल को आपको इवनली हर तरफ से अच्छे से लेवल कर लेना है, कोई उबड़ खाबड़ मत रखना पूरा अच्छे से प्लेन कर लेना। और जो भी पॉइंट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था उन सब चीजों को ध्यान रख के यहाँ पर आपको फॉलो करना है। और जब आप कंपोस्ट को यूज कर रहे हो ना तो 1 इंच से ज्यादा बिल्कुल ऐड मत करना, भले 1 इंच से कम हो जाए तो चलेगा। जानते हो 1 इंच से अगर आप कम भी यूज कर रहे हो ना तो वो 1 साल से ज्यादा चलता है। 1 इंच से ज्यादा अगर आप यूज कर दोगे तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना, तो फिर मतलब ओवरलोड हो जा रहा है, तो इतना ज्यादा भी आपको यूज नहीं करना है। और उसके बाद आपको ना वाटर स्प्रे करके ना पूरा सबस्ट्रेट को आपको गीला करना है। और सॉइल जो है ना पूरा अच्छी तरीके से गीला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर आप गीला कर दिए और अंदर में जो है ना वो गैप छूट गया है, ऐसा नहीं, पूरा आपको अंदर तक गीला करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, कभी भी जब भी आप ऐसे सेटअप कर रहे हो ना तो गीला वाला सैंड यूज नहीं करना है आपको। इससे सॉइल का लेयर डिस्टर्ब होता है, एयर पॉकेट्स बन जाता है और आगे चल के ना प्रॉब्लम्स आता है। इसलिए हमेशा आपको ड्राई सैंड का ही यूज करना है। और एक सिंपल रूल आपको याद रखना है, जितना भी कंपोस्ट होगा उसका डबल आपको सैंड यूज करना है। अगर मान लो आप 1 इंच कंपोस्ट यूज कर रहे हो तो 2 इंच सैंड होना चाहिए। और अगर मान लो आप 1 सेंटीमीटर कंपोस्ट यूज कर रहे हो तो 2 सेंटीमीटर ऊपर में सैंड से कैपिंग किया होना चाहिए। और सैंड को डालने के बाद सैंड को भी आपको पूरा अच्छी तरीके से गीला कर लेना है, पूरा अंदर तक, ऊपर ऊपर नहीं, पूरा अंदर तक आपको गीला कर लेना है। इससे सैंड जो है वो अच्छे से सेटल हो जाता है, प्लांटिंग में इजी होता है। और जब आप पानी फिल करोगे तो इसमें भी पानी ना गंदगी नहीं होता। और जब आप प्लांटिंग स्टार्ट करो तो प्लांट्स को ना पूरे कंपोस्ट तक आपको पुश नहीं करना है, बस इतना अंदर तक डालना है कि प्लांट सेटल हो जाए, हिले नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं ना, पूरा एकदम कंपोस्ट तक उसको पुश कर देते हैं और बाद में क्या होता है पता है, रूट्स जो है ना वो सड़ जाता है। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा अंदर तक नहीं डालना है। और अगर आप सैंड से अच्छे से कैपिंग नहीं करोगे तो ये जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है ना ये पूरा ऊपर तक आ जाएगा जब आप प्लांटिंग करोगे तो, और पूरे टैंक में ना पूरा एल्गी भर जाएगा। इसीलिए एक अच्छा सा डीप सबस्ट्रेट रखना। और जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपको ग्लास को क्लीन करना जरूरी है। और अगर आप नहीं करते हो तो ऐसा सबस्ट्रेट में ना ये मार्क दिखता है, देखना। और फिर ये क्या होता है ना, धीरे धीरे ना ऊपर आने लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और इस टैंक में मैंने यहाँ पर कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स को यूज किया है, जैसे डकवीड, हॉर्नवर्थ और हाइड्रोकोटाइल। ये प्लांट एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके ना टैंक को थोड़ा सा स्टेबल रखेंगे। इस टैंक में आप 1 हफ्ते के बाद
आप इसमें फिश को ऐड कर सकते हो। बस क्वांटिटी को थोड़ा सा मेंटेन रखना होगा आपके टैंक के हिसाब से। और अब हमारे इस टैंक में श्रिम्प को ऐड करने का टाइम आ गया है और ये श्रिम्प बचा हुआ बायोफिल्म एल्गी को खाकर हमारे टैंक को नेचुरली क्लीन रखेंगे।